पेन। हेलो बच्चों, सभी जितने बच्चे हैं सभी आ जाएं, लाइव आ जाएं फटाफट। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए केमिस्ट्री। ठीक है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। अभी तक एक ऋतिक के सरवानी जी आ गए हैं और बाकी सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है, जिससे सभी बच्चों के पास लाइव का अपडेट पहुंच जाए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्लास ऑन है सर। तो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपका जो क्लास 12 केमिस्ट्री है उसमें पहला जो चैप्टर है वो है आपका ठोस अवस्था। पहला चैप्टर आपका बच्चों कौन सा है? ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, दूसरा चैप्टर बच्चों आपका है विलयन, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, किस नाम से भाई? सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तीसरा चैप्टर बच्चों आपका है विद्युत रसायन, जिसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है बच्चों, चौथा चैप्टर अपने को पढ़ना है रासायनिक बल गतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद बच्चों अपने को पांचवा चैप्टर पढ़ना है पृष्ठ रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर अपने को पढ़ना है 6 नंबर पे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, सातवां चैप्टर अपने को पढ़ना है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। आठवां चैप्टर पढ़ना अपने को उप सह संयोजी यौगिक। तो बच्चों नौवां चैप्टर अपना आ जाएगा कार्बनिक रसायन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। 11 नंबर हमारा चैप्टर आएगा बच्चों, 11 नंबर हमारा चैप्टर बच्चों आ जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर अपना आ जाएगा एमीन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बच्चों इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर चैप्टर अपना रहेगा जैव परमाणु। कुल 13 चैप्टर पढ़ने अपने को इस साल के बोर्ड में। अपने कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 13 चैप्टर, जिसका नाम हमने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, तो कॉपी में नोट्स बनाते समय पहले पेज पर यह आपका पूरा नोट होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर इस साल पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा इस साल के गवर्नमेंट ने कुछ चैप्टर को रिमूव कर दिया है, तो वो सारे चैप्टर मैंने यहां पर नहीं बताए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर से, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर, उसके बाद हम वापस चलेंगे अपने पहले चैप्टर पे। ठीक है,
क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ केमिस्ट्री में आ जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर आपका सॉल्यूशन चैप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विलयन। तो चलिए कॉपी पेन निकालो और सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो आप लोग विलयन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है बच्चों अपना विलयन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये अपना पहला चैप्टर है और अपने सिलेबस में ये टोटल 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है भाई, 7 मार्क्स का है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग जान लें। क्लियर बात। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगा, मिश्रण। भाई मिश्रण क्या होता है, सबसे पहले ये अपने को जानना है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कोई जानता हो तो बताए भाई मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या होता है बताइए। देखो बच्चों, मिश्रण क्या होता है कि जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो प्राप्त पदार्थ को मिश्रण की श्रेणी में रखा जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप मिश्रण बना रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब नया उत्पाद नहीं बनना चाहिए। इस बात पे विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। अब इसी मिश्रण को 2 केस में बांट दिया जाता है। एक तो बच्चों होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। हम लोग पढ़ेंगे इसको 2 केस में, होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है भाई कि ऐसा कोई मिश्रण जिसमें मिला हुआ चीज पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। ऐसा कोई मिश्रण जिसमें मिला हुआ चीज पूरी तरीके से मतलब मिक्स हो जाए। और आपका हेट्रोजीनियस क्या होता है, ऐसा कोई मिश्रण जिसमें आप किसी भी चीज को मिला हुआ आपको दिखे, या हम ऐसे बोल दें कि ऐसा कोई मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थों को, घुले हुए पदार्थों को आप खुली आंखों से देख के ना बता सको कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, उनको आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस। वहीं हेट्रोजीनियस में किसको रखोगे, जिन्हें आप देख के बता सको। जैसे पानी के अंदर अगर आप बालू को मिला दो तब आसानी से बता सकते हो पानी के अंदर बालू मिला हुआ है। तो ये आपका किस में जाएगा बच्चों, हेट्रोजीनियस में। और ये आपका किस में जाएगा, होमोजीनियस में। जैसे पानी के अंदर चीनी मिला दो तो आप नहीं पहचान पाओगे कि उसके अंदर चीनी मिला हुआ, अगर पूरी तरीके से घुल गया तो अब ये बात आया कि भाई विलयन क्या होता है। विलयन का परिभाषा देखते हैं। तो विलयन का परिभाषा क्या होता है बच्चों, देखो विलयन का जो परिभाषा होता है वो देखिएगा। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, जिसको बच्चों बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विलयन कहलाता है। क्लियर बात। जैसे हमने मान लिया, जैसे पानी मतलब H2O प्लस चीनी मतलब बच्चों C12H22O11, इनका जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चों, समांगी मिश्रण, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ऐसे ही मिश्रण को हम लोग किसके कैटेगरी में रखते हैं, विलयन की कैटेगरी में रखते हैं। किसके कैटेगरी में बच्चों, विलयन की कैटेगरी। क्लियर है बात। अच्छा, अब बात ये आई कि अपने सिलेबस में किस टाइप का मिश्रण या किस टाइप का अपने को सॉल्यूशन पढ़ना है। तो अपने सिलेबस में बच्चों है बहुत स्पेशल, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विअंगी
द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं बच्चों? द्विअंगी विलयन। अंग्रेजी में इसको बच्चों बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में? बाइनरी सॉल्यूशन। अब द्विअंगी विलयन क्या होता है? द्विअंगी विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पदार्थ उपस्थित हो। द्विअंगी विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने पदार्थ उपस्थित हो? दो ही पदार्थ उपस्थित हो। हम लिख सकते हैं वे विलयन जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही घटक उपस्थित हो। दो ही घटक उपस्थित हो, उन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। समझ में आई बात? विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब उसके अलावा अपने सिलेबस में क्या पढ़ना था? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है कि वो विलयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही घटक, दो ही पदार्थ उपस्थित हो। जैसे आपका ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये पूरी तरीके से द्विअंगी विलयन है। अच्छा, आगे देखते हैं कि जो बच्चों आपका द्विअंगी विलयन होगा, ये जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन के जो दो घटक हैं बच्चों, ये दो घटक, एक आपका उपस्थित होगा विलेय के रूप में और एक आपका उपस्थित होगा बच्चों विलायक के रूप में। ठीक है, विलेय के रूप में जो उपस्थित होगा उसको बच्चों हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट, और विलायक को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों सॉल्वेंट। ठीक है, द्विअंगी विलयन जो हमारा होगा उसमें जो दो घटक होंगे, एक घटक इसके रूप में और एक घटक इसके रूप में उपस्थित होगा। अब मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, सर विलेय और विलायक को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? तो देखो बच्चों, विलेय और विलायक को किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विलायक के बारे में बच्चों, कि विलायक क्या होता है। विलायक हमारा क्या होता है? तो देखो, यहां लिखूंगा किसी द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विलायक कहते हैं। ऐसा कोई बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा आपको ज्यादा दिखाई दी, उसे आपको हमेशा क्या मानना है? उसी को आपको क्या मानना है बच्चों? विलायक मानना है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, नोट में ध्यान से लिखिएगा कि जो विलयन का स्वभाव होता है, विलयन का स्वभाव हमेशा विलायक के स्वभाव पर निर्भर करता है। ये बात भी ध्यान देना, पर निर्भर करता है। मतलब अगर आपका विलायक ठोस है तो विलयन भी क्या होगा? ठोस होगा। अगर आपका विलायक द्रव है तो विलयन भी क्या होगा? द्रव होगा। और अगर आपका विलायक गैस है तो विलयन भी क्या होगा? गैस। आपका ये जो दूसरा वाला है विलेय कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। अब मन में याद आओ सर जी, विलेय का भी डेफिनेशन क्या होगा? तो आओ विलेय का परिभाषा देख लेते हैं। देखो बच्चों, विलेय का परिभाषा क्या होता है? विलेय का परिभाषा होगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। इसका बच्चों परिभाषा होगा कि द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है
उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे विलेय, उसे विलेय कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे मान लो एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने बोला कि 80% क्या है बच्चों? 80% जल है और इसके अंदर 20% चीनी है। तो ऐसे विलयन में बताइए विलेय और विलायक कौन है? तो जिसकी मात्रा ज्यादा उसको बच्चों आप लोग बोलोगे सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम उसको आप लोग बोलोगे सोल्यूट। अर्थात ये आपका होगा विलायक और ये आपका होगा विलेय। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है बात कि नहीं बच्चों? ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं बच्चों। ये तो अपना बेसिक सा परिभाषा हो गया, विलेय विलायक क्या होता है, सबको समझ में आया। आगे देखते हैं, अगला अपना ये है कि भाई कितने टाइप के विलयन हो सकते हैं, कितने टाइप के विलयन हम लोग बना सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो आओ देखो, विलयन के प्रकार, थोड़ा ध्यान से देखना, विलयन के प्रकार। ठीक है बच्चों, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कई बच्चे आ चुके हैं, ऋतिक जी हैं, मनीष गेमर हैं, देवाशीष हैं, आदर्श। चलिए कोई बात नहीं बच्चों। देखो यहां पर विलयन के प्रकार देखना है, तो इसको बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आओ देखते हैं बच्चों विलयन के प्रकार कैसे हो सकते हैं। तो देखो फिजिकल स्टेट के आधार पर, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला विलयन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पहला हमारे पास होगा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन होगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। दूसरा अपने पास होगा द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन, जिसको बच्चों हम लोग बोलेंगे लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। और तीसरा बच्चों अपने पास होगा कौन सा? अपने पास होगा ठोस विलयन, ठोस विलयन। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। चलो इतनी बात तो नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि फिजिकल भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला बच्चों आपका है गैसीय विलयन, दूसरा बच्चों आपका है द्रवीय विलयन, और तीसरा आपका कौन सा है? ठोस विलयन। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं आगे। कि बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इधर देखिए, अगर हम इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान देखो। हम लिखते हैं यहां पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। सिंपल सी बात यहां लिखने जा रहे हैं, एक कॉलम खींच लेंगे ऐसे बच्चों। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? विलायक हमारा क्या होना चाहिए। यहां पर हम लोग लिखेंगे बगल में विलेय हमारा क्या होना चाहिए। उसके बगल में बच्चों लिखेंगे कि सामान्य उदाहरण क्या होना चाहिए, सामान्य उदाहरण क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम पहले कॉलम बना लेंगे बच्चों। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे गैसीय विलयन। तब देखो गैसीय विलयन को हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। विलायक का नेचर तो हमेशा गैस होगा, विलायक के रूप में हमेशा हम लोग क्या लेंगे? गैस लेंगे हमेशा। इस तरीके से हमारा विलेय चेंज हो सकता है, कभी हम गैस का यूज करेंगे, कभी हम लोग द्रव का यूज करेंगे, तो कभी हम लोग इसको ठोस का यूज करेंगे। इसको ऐसे पढ़ते हैं, गैस को गैस में घोला, द्रव को गैस में घोला, ठोस को गैस में घोला। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका उदाहरण, किस तरीके से हम लोग इनके उदाहरण से आपको समझा सकते हैं। तो देखो इस प्रकार के विलयन में ध्यान देने वाली बात क्या है
ध्यान देने वाली बात यह है कि विलायक आपका क्या होगा, गैस। और विलायक का परिभाषा क्या है बच्चों, जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। और विलेय का परिभाषा क्या है बच्चों, जिसकी मात्रा कम हो। तो बताओ हमारे सामान्य जीवन में ऐसा कोई उदाहरण जिसमें ऐसा कुछ देखने को मिलता हो, कोई बताएगा? मनीष गेमर जी, ऋतिक केसरवानी जी, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले। इसका कोई जवाब बताएगा कि जिसमें कम मात्रा में गैस एक अधिक मात्रा गैस में घुला हो और गैसीय विलयन बना रहा हो? बताइए फटाफट क्या जवाब होगा इसका। मनीष गेमर जी बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? जहां विलेय कम मात्रा में और विलायक ज्यादा मात्रा में होगा, इसका आंसर बताइए आप। कौन बता रहा है इसका जवाब? कोई बता रहा है? देखो हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस मिला हुआ है। क्या मिला है भाई? नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस मिला हुआ है। तो इससे जो प्राप्त मिश्रण होगा, जो प्राप्त मिक्सचर होगा बच्चों, वो कैसा होगा? गैसीय मिक्सचर होगा, मतलब गैसीय विलयन होगा। जहां पे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो ये काम करेगा एज अ विलायक, और इसकी मात्रा कम होगी तो ये काम करेगा एज अ विलेय। ये एक सामान्य सा उदाहरण हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, ऋतिक जी ने जवाब दिया था, वेरी गुड। अगला उदाहरण देना है बच्चों, जहां पे कम मात्रा में द्रव अधिक मात्रा वाले गैस में घुली है। कम मात्रा में द्रव है, अधिक मात्रा वाली गैस में घुली, इसका आपको उदाहरण देना है। बताइए क्या होगा एग्जांपल। तो देखो बच्चों, द्रव कम है, गैस ज्यादा है। तो मेरे पास एग्जांपल है कि नाइट्रोजन गैस को जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ मिक्स कर देते हैं तो अपने को प्राप्त होता है गैसीय विलयन। कौन सा विलयन प्राप्त होता है भाई? गैसीय विलयन। जहां पे नाइट्रोजन आपका विलायक होता है और ये आपका विलेय, ये गैस अवस्था में और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं, आगे बता रहा हूं बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल आपको देना है कि जहां पर कम मात्रा में ठोस को अधिक मात्रा गैस में आपने घोल दिया। इसका आपको उदाहरण बताना है कि आप ऐसा कोई ठोस लो जिसे आप ढेर सारे गैस में खोलो तो वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कुछ है? बताइए, ऐसा कुछ बताइए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कोई बताया फटाफट, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? बहुत आसान एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण बहुत आसान है, बताइए तुरंत। मनीष गेमर जी, जी बिल्कुल, आगे आगे और लोग बताइए, और आंसर आइए, और आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों, अगला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि जब नाइट्रोजन गैस में कपूर को रख दिया जाए तो कुछ देर बाद कपूर भी किस विलयन में कन्वर्ट हो जाता है? गैसीय विलयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बच्चों? गैसीय विलयन में कन्वर्ट हो जाता है। ऋतिक जी का आंसर आया था कपूर, वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग ये तो पहले पढ़ चुके हैं, गैसीय विलयन का पूरा देख चुके कैसे होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर बनाएगा गैसीय विलयन, नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर बनाएगा गैसीय विलयन, नाइट्रोजन कपूर का मिक्सचर बनाएगा ये गैसीय विलयन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं अपने पास, दूसरा टाइप है बच्चों द्रव विलयन। द्रव विलयन। अब द्रव विलयन देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है अपने पास। द्रव विलयन देखते हैं। अब देखो द्रव विलयन में क्या है, आपको पता है विलायक आपका क्या होने वाला है? द्रव। विलायक आपका क्या होने वाला है? द्रव। विलायक आपका क्या होने वाला है? द्रव। विलायक नहीं चेंज होगा बच्चों। चेंज क्या होगा हमारा? विलेय चेंज होगा। विलेय हमारा 3 केस में आ सकता है, कभी गैस तो कभी द्रव, तो फिर कभी क्या हो सकता है हमारा? ठोस। फिर से कैसे पढ़ेंगे इसको? गैस को द्रव में घोला, द्रव को द्रव में घोला, ठोस को द्रव में घोला, इस तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर बात? अच्छा, अब उदाहरण बताइए कि जहां पे बहुत कम मात्रा में गैस अधिक मात्रा वाले द्रव में घुला हो। जहां कम मात्रा में गैस अधिक मात्रा वाले द्रव में घुला हो, ऐसा आपको उदाहरण बताना है। एग्जाम्पल, कितने लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं? कोई बता रहे एग्जाम्पल भाई, जहां थोड़े से कम मात्रा में गैस ज्यादा से मात्रा द्रव में घुला हो? कोई बताए एग्जाम्पल? H2O में CO2 मिलना, जी बहुत सही। ऋतिक जी का बिल्कुल सही आंसर है
कि भाई जो सोडा वाटर होता है, हम लिख सकते हैं यहां पर, सोडा वाटर में जो पेप्सी कोला थम्स अप बाहर मार्केट में मिलता है, तो सोडा वाटर में क्या मिला होता है, बहुत ही कम अमाउंट में CO2 गैस को घोला जाता है। किसको घोला जाता है बच्चों? CO2 गैस को। तो ये मेरा एग्जांपल काम कर सकता है बिल्कुल, जहां पे सोडा वाटर को हम लोग लिक्विड केस में रखेंगे और इसको गैस, इसका अमाउंट कम तो मतलब ये किस में आएगा, विलेय में, इसका अमाउंट ज्यादा तो ये किस में आएगा बच्चों, विलायक में। ठीक है, आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे, द्रव और द्रव का, द्रव और द्रव का। जी मनीष गेमर जी, आपके लिए हम इंग्लिश में भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे। आज हम थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, नेक्स्ट क्लास आपके लिए भी रखी जाएगी। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, द्रव को द्रव में घोलना है, मतलब लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है। एक लिक्विड बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और एक बहुत कम अमाउंट। इसका एग्जाम्पल तो सभी जानते हैं, फटाफट एग्जाम्पल बताओ बच्चों, इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बताइए फटाफट क्या होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कौन बताता है। जहां थोड़े से अमाउंट में हमने द्रव को एक ज्यादा अमाउंट द्रव में घोला और अपने पास एक लिक्विड सॉल्यूशन आएगा। एग्जाम्पल कौन बता रहा है भाई, देखते हैं, देखते हैं कौन बताता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बताइए बच्चों फटाफट। तो चलिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका एग्जाम्पल देखो मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं। देखो बच्चों क्या होता है, वाटर में अगर अल्कोहल को मिलाया जाए तो बनने वाला विलयन बच्चों कौन सा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। जहां पे आप चाहो इसको ज्यादा कर लो या फिर चाहो इसको, दोनों कर सकते हो आप ज्यादा कम। ठीक है, तो ये भी कभी विलेय और विलायक का काम कर सकता है और ये भी विलेय और विलायक का काम कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि पानी में अल्कोहल को मिलाएंगे तो बनने वाला विलयन क्या होगा बच्चों, द्रव विलयन अर्थात लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्लियर बात, जहां दोनों का स्टेट क्या है, लिक्विड है। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, जहां ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। तो इससे कॉमन एग्जांपल तो हमारे डेली लाइफ में हो ही नहीं सकता, इससे कॉमन एग्जांपल तो हमारे डेली लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। जहां पे थोड़े से अमाउंट में सॉलिड को ज्यादा अमाउंट लिक्विड में घोलते हैं और मिलने वाला सॉल्यूशन बच्चों कौन सा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। बताओ इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा वाटर प्लस शुगर। क्या एग्जांपल होगा बच्चों इसका, वाटर प्लस शुगर। तो हम यहां लिखते हैं, वाटर के अंदर जैसे ही शुगर को डिसॉल्व करेंगे, एक अपने पास कौन सा विलयन बन के आएगा बच्चों, द्रव विलयन बन के आएगा। जहां पर शुगर किस स्टेट में होगा बच्चों, सॉलिड, और वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। बोलो बात समझ में आई, इसका एग्जांपल समझ में आया सबको? जी ऋतिक जी, आपका आंसर देख रहा हूं, आपने बता दिया, वेरी गुड। तो ये तो हो गया दो टाइप का सॉल्यूशन, मतलब बच्चों गैस सॉल्यूशन हो गया और लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब एक टाइप का और बच रहा है, कौन सा बच्चों अपना बच रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे। देखो थर्ड केस आ गया बच्चों अपने पास, देखो अपने पास थर्ड वाला आ गया। तीसरा होगा बच्चों ठोस विलयन, ठोस विलयन मतलब सॉलिड सॉल्यूशन, ये होगा। कॉलम वही होगा बच्चों, यहां पर आपका इसी तरीके से विलायक रखा होगा मतलब सॉल्वेंट, और बगल में बच्चों आपका विलेय रखा होगा मतलब सॉल्यूट, और इसके बगल में हम क्या दे देंगे आपको, सामान्य उदाहरण दे देंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। देखो पहला हम लोग विलायक, तो पहली बात हमारा ठोस रहेगा, विलायक तो हमेशा ठोस होगा, ठोस ठोस और बच्चों फिर से क्या, ठोस। आ जाओ इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद यहां पर हम लेते हैं विलेय में पहले गैस, फिर लेते हैं द्रव, फिर लेते हैं ठोस। और इसको पढ़ेंगे कैसे, आपको पता चली गया होगा। इसको पढ़ेंगे बच्चों ऐसे, गैस को ठोस में घोला, द्रव को ठोस में घोला, फिर ठोस को ठोस के अंदर डिसॉल्व किया, तो देखते हैं क्या बनता है। बताओ बच्चे ऐसे उदाहरण जहां बहुत कम मात्रा में गैस को सॉलिड के अंदर मिलाते हैं और अपने पास एक ठोस विलयन बन के आता है। बताए कोई भाई क्या होगा, कौन कौन बता रहा है इसका उदाहरण, कौन कौन बता रहा है, कौन कौन बताएगा भाई। जहां थोड़े से अमाउंट में गैस को ठोस मिला दिया। अनुज पटेल जी, नहीं बच्चा ऐसी बात नहीं है, सही जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर इसका। देखो बच्चों
थोड़े से अमाउंट में गैस और ज्यादा अमाउंट में सॉलिड, तो आपने पैलेडियम मेटल होता है, धातु, जो आपने सुना होगा। इस पैलेडियम में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसके ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें हाइड्रोजन गैस मिक्स करते हैं, जिससे मिलने वाला विलयन कौन सा होता है? ठोस विलयन, जहां ये गैस स्टेट में और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जहां हमने द्रव को थोड़े से अमाउंट में लिया और ज्यादा अमाउंट में ठोस को लिया है। ये तो वो फेमस है, अमलगम का नाम सभी ने सुना है। सोडियम और मरकुरी का, सोडियम और मरकुरी मतलब Hg, जिसको पारा भी बोलते हो, मिल करके क्या बनाता है? एक अमलगम बनाता है। और वो अमलगम किसका होता है? ठोस विलयन का होता है। जहां पर ये सॉलिड होगा और ये लिक्विड केस में होगा, तो इससे बने हुए विलयन को ठोस विलयन में रखा जाएगा। अच्छा, अब ठोस और ठोस का उदाहरण बताना है बच्चों, जहां कम अमाउंट में ठोस को ज्यादा अमाउंट ठोस में मिला देते हैं। जी मनीष गेमर जी का आंसर सही है, वेरी गुड। शुगर प्लस वाटर, वेरी गुड। अच्छा देखो बच्चों, थोड़े से अमाउंट में ठोस और ज्यादा अमाउंट ठोस में मिला दिया, एक ठोस सॉल्यूशन बन गया। तो आप जानते हो कि जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड हम लोग नहीं यूज कर सकते, बहुत सॉफ्ट होता है। तो हमने क्या किया, गोल्ड में मतलब Au में Cu मिला दिया, गोल्ड के अंदर कॉपर को मिला दिया, और दोनों किसके केस में होते हैं? सॉलिड के केस में होते हैं। तो इससे जो विलयन मिलेगा वो भी क्या होगा बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया आपका विलयन का प्रकार। तो कुल 3 प्रकार के विलयन होते हैं, द्रवी विलयन, गैसी विलयन और ठोसी विलयन। इन 3 प्रकार के विलयनों को हम 9 तरीकों से बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे अपने पास है नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है कि सांद्रता। सांद्रता के मात्रक, हमें विलयन का सांद्रता निकालना होता है, तो उसके लिए हमें किसी मात्रक की जरूरत पड़ेगी। तो अगली हेडिंग होगी सांद्रता के मात्रक, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ये अपने पास हेडिंग होगी। तो ये आप लोग 11 में से पढ़े होंगे, जो बच्चे 11 में पढ़े उनको मालूम होगा, जिनको नहीं पता वो देखते हैं। जो सांद्रता का मात्रक हमें जरूरत पड़ता है, देखो एक विलयन होता है, विलयन में हम लोग 2 प्रकार का नॉर्मल एनालिसिस करते हैं, उसको 2 तरीके से देखते हैं। एक तो उसके गुण के आधार पे और एक उसके मात्रा के आधार पे देखते हैं। तो गुणों के आधार पे तो हम लोग अनुभव के अनुसार बता सकते हैं, जैसे दूध के पानी के अंदर दूध मिला दो या दूध के अंदर पानी मिला दो, आप आसानी से बता सकते हो हाँ कोई चीज उसके अंदर मिला है, क्योंकि आपको पता है वो गुण देख करके आप बता दोगे। मगर कभी किसी ने आपसे पूछा कितना मिला है, तो अगर आपको मात्रा बताना होगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं मात्रकों के लिए हमने यहां पर यूज किया सांद्रता के मात्रक। तो ये कई प्रकार के हैं बच्चों। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है बच्चों। दूसरा है बच्चों आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, जिसको हम लोग बोलते हैं V बाई वी परसेंटेज। ठीक है बच्चों, V बाई वी परसेंटेज। तीसरा है बच्चों अपने पास द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग अगला यूज करेंगे, चौथा अपने पास होगा बच्चों, चौथा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रभाज भी इसको बोलते हैं। मोल अंश को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन। 5वें नंबर पे बच्चों आपका आएगा मोलरता, मोलरता, जिसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं भाई इसको? मोलैरिटी। 6वें नंबर पे आपका आएगा बच्चों मोललता, मोललता, जिसको बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं
मोलैलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मोलैलिटी। ठीक है। 7वें नंबर पे बच्चों आप पढ़ोगे, 7वें नंबर पे आपके पास है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ये आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट। तो इतने प्रकार के सांद्रता के मात्रक हम लोग विलियन चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बताइए। तो अब हमें अगर ये पढ़ना है तो किस तरीके से इनका हम लोग यूज करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं पहले यूनिट के साथ। पहला यूनिट यूज करने जा रहे हैं। पहला यूनिट बच्चों है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। कोई पूछ लिया मास परसेंटेज बताइए विलियन का, किसी एक कंपोनेंट का पूछेगा, तो आप लिखोगे बच्चों मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब इसका हो गया पदार्थ का या अवयव का मात्रा या भार, कंपोनेंट। ठीक है, पदार्थ का भार, जो भी पदार्थ आपका है जिसका निकालना है, पदार्थ का भार अपान में क्या हो जाए बच्चों, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार। और बच्चों क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 100। और जब आपका आंसर आएगा लास्ट में याद रखना, तो आप क्या लगा दोगे, परसेंटेज। पहला फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, क्लियर है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा बच्चों क्या यूज करोगे आप लोग, आयतन प्रतिशत। एक बार हम फार्मूले लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस पर सवाल करेंगे। ठीक है, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, वॉल्यूम परसेंटेज किसी का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का आयतन, विलयन के अंदर उस पदार्थ का आयतन कितना है ये लिखेंगे, अपॉन में विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन। और बच्चों क्या हो जाएगा, परसेंटेज है तो इंटू 100, और जब आंसर हमारा आ जाएगा तो बाहर परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अपने पास तीसरी यूनिट है, तीसरा है अपने पास, तीसरा है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर, कैसे करेंगे, पदार्थ का भार बटे में विलयन का आयतन गुणे में बच्चों 100, और जब आंसर हमारा आएगा तब क्या लगा देंगे, परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा बच्चों। हाँ पढ़ सकते, पूछ सकते हैं आप लोग, बट अभी अमाइन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अमाइन चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम लोग आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी तो ये पहला चैप्टर हमने शुरू किया है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, तो इसको आप लोग कॉपी करिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट अपने पास क्या है, चौथे नंबर बच्चों आ जाओ। तो चौथा आपका है बच्चों मोल अंश, मोल अंश, जिसको आप लोग बोलते हो मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के नाम से भी जानते हो। अंग्रेजी में बच्चों इसको क्या बोलते हो, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हो बच्चों, मोल फ्रैक्शन। आओ देखते हैं कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। देखो मोल अंश को ग्रीक भाषा किससे, ग्रीक भाषा चाई शब्द से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमने एक अलग से लेटर बना रखा है, कौन सा, चाई शब्द। कौन सा बच्चों, चाई। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हो ना, फाई थीटा, ये सब है ना एक लेटर, वैसे एक आपका स्पेशल है, कौन सा, चाई। ठीक, इसी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। परिभाषित कैसे करते हैं, तो देखो किसी पदार्थ का मोल अंश निम्न लिखित सूत्र से निकालते हैं।
आपके लिए मैं एक सूत्र बनाने जा रहा हूं, से निकालते हैं। देखो सूत्र क्या होगा, मोल अंश बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, जिस पदार्थ को निकालने जा रहे हैं उसके मोलों की संख्या अपान में कुल पदार्थ के मोलों की संख्या। उस विलयन में जितने पदार्थ हैं उनके सभी मोलों की संख्या लिखकर आप जोड़ देंगे, मोलों की संख्या। तो इसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। क्लियर है बात। अब आपको मैं और अच्छे तरीके से इसको समझाने जा रहा हूं। क्या करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं। मान लो बच्चों आपके पास एक द्विअंगी विलयन है, जिसे बच्चों दो अवयव हैं, 1 + 2। ठीक है, मान लिया कि पहले अवयव के मोलों की संख्या n1 है, दूसरे अवयव के मोलों की संख्या n2 है, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया बताइए पहले अवयव का मोल प्रभाज कितना आएगा। तो परिभाषा क्या था कि पदार्थ के मोलों की संख्या और बटे में कुल मोलों की संख्या। तो पदार्थ के मोलों की संख्या जिसका निकालना उसका तो बच्चों n1 है, और कुल मोलों की संख्या मतलब दो ही कंपोनेंट है तो n1 + n2। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर मान लो दूसरे के लिए पूछा, और करके लिख दे रहा हूं, दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो Chi2 पूछ लिया तो दूसरे के नंबर ऑफ मोलों की संख्या बटे में विलयन उपस्थित सभी पदार्थों के मोलों की संख्या। तो ये आ गया अपने पास। तो Chi1 Chi2 इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक खास बात जो आपको हमेशा याद रखना है, नोट में लिखवा रहा हूं, क्या कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग, मोल प्रभाजों या मोल अंशों, मोल प्रभाजों का योग सदैव बच्चों क्या होता है, सदैव इकाई होता है, अर्थात एक होता है, सदैव इकाई होता है। आप चाहो तो आपके पास तो दो ही अवयव है, आप चेक कर लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, Chi1 + Chi2 का रिजल्ट 1 होना चाहिए। आप चाहो दोनों को जोड़ लो, साइड में देखो Chi1 + Chi2 लिखा बराबर Chi1 की वैल्यू है n1 बटे में बच्चों n1 + n2। ठीक है, n1 ठीक, और प्लस बच्चों आ जाएगा n2 बटे में n1 + n2। जब नीचे के सेम हो तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, n1 + n2 बटे में n1 + n2 डिवाइड होकर क्या आएगा 1। हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विलयन हो उसमें उपस्थित सभी पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा कि नहीं बताओ। अच्छा देखो कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, वेरी गुड। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष गेमर, ऋतिक केसरवानी, अनुज पटेल, ये सब लगातार जुड़े हुए हैं। तो बताइए ये चीजें समझ में आई कि नहीं, कि किस तरीके से हम किसी पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अच्छा अब मोल प्रभाज निकल गया तो अगली यूनिट पे बढ़ते हैं। अगली यूनिट कौन सी बच्चों, अगली यूनिट आपकी है, अगली यूनिट में आ जाते हैं बच्चों। अगली यूनिट आपकी है मोलरता। मोलरता बच्चों, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन के लिए क्या हो जाएगी, मोलरता कहलाती है। ये तो परिभाषा है भाई मोलरता का। मोलरता का क्या है ये बच्चों, परिभाषा है।
इसका सूत्र बनाते हैं। तो मोलरता बराबर बच्चों, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों, और अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ध्यान देना हमने परिभाषा में लीटर लिखा है, तो यहां पर भी किसमें होगा, इन लीटर। ठीक है, ये तो हो गया सूत्र, इसका फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, देखो बच्चों हमने डेफिनेशन लिखा हुआ मनीष गिमर जी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी या मोलरता बोलेंगे। दोनों लैंग्वेज में हो गया। ठीक, अच्छा अब मोलरता का भाई ये तो आपने सूत्र लिख दिया, हम इसको यूज कैसे करेंगे? तो देखो मैं आपको सीधे बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। विलेय की मोलों की संख्या मतलब बच्चों ध्यान देना, किसी विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसके भार को W2 से, मतलब इसके लिए बोलेंगे विलेय का भार, विलेय का भार। W1 से डिनोट करेंगे विलायक का भार। ठीक है बच्चों, विलायक का भार। उसी तरीके से इसके लिए यूज करेंगे M2, मतलब बच्चों विलेय का अणुभार, और बच्चों M1 यूज करेंगे विलायक का अणुभार। ठीक है, अच्छा तो अब क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, मतलब से मोल कैसे निकालते हैं? तो आप लोग मोल का भी फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते तो देख लो। मोल का फार्मूला होता है दिया गया भार गिवन वेट अपॉन में अणुभार। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अणुभार, मतलब मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका फार्मूला होता है। तो आओ यूज करते हैं बच्चों, आओ यूज करते हैं। देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला, विलेय की मोलों की संख्या मतलब क्या हो जाएगा, दिया गया भार W2 बटा अणुभार M2 अपॉन में विलयन का आयतन मतलब V, लीटर में नहीं होगा तो 1000 से डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई। तो बच्चों M बराबर डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है क्या, W2 इंटू 1000 अपॉन में M2 इंटू V। ये अपने पास डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, जहां पर हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आपसे मिलेंगे और इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, जिससे मेरी लाइव अपडेट नेक्स्ट क्लास में आपके अपने आप पहुंच जाए। ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिए और लोगों में, जिससे उन्हें ये लाभ मिल सके। ठीक है, ओके।